हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट। तो इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो था यानी संविधान जो है, इसका पहला पार्ट आपको अपलोड कर दिया गया है। उसमें मैंने आपको इन डिटेल्स बताया है कि भाई संविधान क्या था, इसके निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई, संविधान सभा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, उसको चेक कीजिए और आपको सारा का सारा इन डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं और आगे हम लोग संविधान सभा के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग का पहला टॉपिक जो है वो है संविधान, भारतीय संविधान सभा। हमने देखा कि विदेश में संविधान सभा का कॉन्सेप्ट पहले कहाँ आया, किस प्रकार से आया। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देखा कीजिए। इससे आपका संविधान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि भारतीय संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और इसमें होता क्या है। तो भाई इसका जो सबसे पहले विचार था, भारत में संविधान सभा होगी या संविधान सभा होना चाहिए, इस टाइप का जो विचार था, तो ये कौन दिया, इनको देने वाले जो थे आपका वो एम एन रॉय थे। ये दिए कौन थे? एम एन रॉय दिए थे। इन्होंने सबसे पहले विचार दिया था कि भाई भारत में एक निजी तौर पर संविधान सभा होनी चाहिए, जिस सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया होगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि देश की शासन व्यवस्था अब ब्रिटिश से भारत आजाद होने जा रहा है। तो हम लोग को देश को चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता होगी और हम लोग उस कानून को खुद बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे? तो एक सभा के द्वारा बनाएंगे, कमेटी होगी जो इस पर डिसीजन लेगी। तो याद रखिएगा, संविधान सभा का पहला विचार एम एन रॉय ने दिया था। 1895 की घटना है, ठीक है। स्वराज विधेयक सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है 1895, यानी कि 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है स्वराज विधेयक कि भाई अपना राज्य, स्वराज मतलब अपना राज्य। और बाल गंगाधर तिलक ने यह भी कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, है ना। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने सबसे पहले 1895 में क्या किया कि स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया कि भाई अपना संविधान होगा, अपना स्वराज होगा और उस राज्य में हम स्वतंत्र होंगे। ये भारतीयों का होगा, ना कि किसी और का। भारत एक लंबे दौर से औपनिवेशिक शासन से गुजरा है। इस शासन ने भारत का बहुत बुरी तरह से शोषण किया है ना। तो इससे अब बाहर निकलेंगे और अब एक नए संविधान की शुरुआत होगी, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होगी। और इसके लिए हम अपने एक विधेयक को प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम स्वराज विधेयक है और बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये विधेयक प्रस्तुत किया गया। याद रखिएगा 1922 में एक घटना घटी कि महात्मा गांधी ने पहली बार भाषण दिया था इस पर, संविधान सभा पे। 1922 में गांधी को भी ये समझ में आने लगा था कि भाई अब जो है भारत में अंग्रेजी सरकार की जो जड़ है वो कमजोर होने लगी है। विगत आंदोलन से, सत्याग्रह से और फिर जाकर जितने सारे आंदोलन जो गांधी के नेतृत्व में किए जा रहे थे उसमें गांधी को लगातार सफलता मिल रही थी। यहाँ तक कि अंग्रेजों अंग्रेजों के द्वारा ये बाध्यता बन गई, गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दे दी गई। अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि तक दे दी क्योंकि अंग्रेजों के पास मजबूरी थी, ये देना था। तो गांधी को पता चल गया था कि कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेजी सरकार की जो जड़ है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। और इस जड़ के कमजोर होने के कारण अब गांधी ने क्या निर्णय लिया कि भाई पूरे देश भर में व्यापक तौर पर हम आंदोलन करेंगे और देश आजाद होगा, अपना देश का कानून होगा, कानून बनाने के लिए संविधान सभा होगी, राइट। तो इसको सबसे पहले कंसेप्ट गांधी ने दिया था और सबसे पहले गांधी द्वारा भाषण 1922 में दिया गया था। 1924 में क्या किया, तो भाई मोतीलाल नेहरू ने स्पष्ट तौर पर संविधान सभा की मांग कर दी गई थी। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा स्पष्ट तौर पर संविधान सभा मांगा गया था 1924 में, इसको याद रखिएगा। 1924 एक ऐसा मौका था जो सार्वजनिक तौर पर मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भाई भारत में संविधान बनेगा तो बनेगा और इसके लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो सबसे पहले सार्वजनिक तौर पर मांग किसने की थी, तो भाई मोतीलाल नेहरू ने की थी। आप रेस्पेक्टिव वे में सभी चीजों को समझिए कि संविधान सभा पे पहला भाषण किसने दिया, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसको मांगा किसने, इन सारी चीजों को आप एक के बाद एक समझते रहिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो अगर बात करें कि मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो भाई मोतीलाल नेहरू जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और मोतीलाल नेहरू के पिता का नाम दादा गंगाधर नेहरू था। 1857 की क्रांति में इनका एक बहुत
महत्वपूर्ण योगदान था। दादा गंगाधर नेहरू का 1857 की क्रांति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1936 में क्या होता है कि 28 दिसंबर, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ये बात तो क्लियर हो जाता है कि भाई संविधान का रास्ता स्पष्ट हो गया है। भारतीय लोग अब एकत्र होकर एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस की स्थापना से ये क्लियर हो चुका था कि भारतीयों के मन में आजादी के प्रति जो भावना है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब भारतीय चुप रहने वाले हैं नहीं। तो इसके साथ 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1936 में क्या होता है, इसको थोड़ा सा बीच में आप याद रखिएगा। 1936 में क्या घटना घटती है, पहली बार लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की बात होती है। ठीक है, 1936 में सार्वजनिक तौर पर एक अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के बाद उसके अधिवेशन लगातार होते रहे। ठीक है, 1885 से लेकर जब तक संविधान सभा का निर्माण नहीं हो जाता, असेंबली नहीं हो जाता, देश पूरी तरह से आजाद नहीं होता, लगातार अधिवेशन होते रहे। तो 1936 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक तौर पर एक अधिवेशन में कांग्रेस की एक मीटिंग में कहा गया कि भाई संविधान सभा बननी चाहिए। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो कहिएगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1936 का लखनऊ अधिवेशन याद रखिएगा। कितने लोग थे भाई, तो याद रखिएगा 72 मेंबर्स थे। उस समय कांग्रेस की जो टोटल मेंबर थे वो 72 मेंबर्स थे। एक छोटा सा दल था कांग्रेस से। इस दल को इस तरह से बढ़ाया गया, काम पे लाया गया कि इस दल ने भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, और एक बात, अगर आप सोचते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अभी का जो कांग्रेस है वो सेम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कांग्रेस था बहुत सारे भारतीयों का एक पारिवारिक दल नहीं था जो वर्तमान स्थिति है। हालांकि मैं किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं कह रहा हूँ, पर एक पारिवारिक दल नहीं था कांग्रेस। कांग्रेस में सभी भारतीयों का योगदान था। संपूर्ण भारत एक साथ कांग्रेस के पीछे हाथ उठा के खड़ा हो गया था। उस कांग्रेस की बात हो रही है जो 1885 में जिसकी स्थापना हुई, राइट। तो यहाँ पे इतना दूर तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि 72 मेंबर्स थे और इन 72 मेंबर्स के द्वारा ही एक डिसीजन लिया गया लखनऊ अधिवेशन में कि काम होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस पे अच्छी तरह से काम करने के लिए एक हो गई थी। 1940 में क्या होता है, विंस्टन चर्चिल, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, लास्ट वीडियो में बताया कि 1940 में विंस्टन चर्चिल द्वारा क्या किया जाता है, एक निर्णय लिया जाता है सार्वजनिक तौर पर कि भाई अब भारतीय पीछे नहीं हटने वाले, अब भारतीयों को पीछे हटने दिया नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है ना। तो अब उन्होंने एक निर्णय ले लिए थे, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया था कि भारतीय पीछे हटने वाले हैं नहीं। तो किया क्या जाए भाई, इनको एक लोभ दो, प्रलोभन दो, बोलो कि जाओ भाई अपना संविधान बनाओ, अपने संविधान बनाओ और हम उसमें आपका सपोर्ट करते हैं। तो विंस्टन चर्चिल ने फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा था, क्रिप्स मिशन योजना के तहत। ठीक है, इनकी पार्टी जो है ना, विंस्टन चर्चिल, इनकी पार्टी जो है वो हार जाती है। और क्या होता है, 1945 में फिर से जब चुनाव होता है, कहाँ पे, इंग्लैंड में, तो वायसराय लॉर्ड वेवल इसकी पुष्टि करते हैं कि भाई अब भारतीय का संविधान जो है वो भारतीयों के मत के अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो 1945 में फिर कौन सी पार्टी आई, तो लेबर पार्टी आती है। याद रखिएगा 1945 में जो नई पार्टी सत्ता में आती है इंग्लैंड में, वो लेबर पार्टी रहती है। 1946 में क्या होता है, संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। अब इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद, एक लंबा दौर गुजरने के बाद जुलाई 1944 में वो स्वर्णिम अवसर आता है जब वास्तविक तौर पर संविधान सभा के लिए चुनाव होता है, इलेक्शंस होता है ना। तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि भाई संविधान सभा डेवलप करने में कितना समय लग गया, है ना। एक कमिटी बनाने में कोई भी डिसीजन ना इतना जल्दी नहीं होता है, उसको बनाने में एक बड़े लंबे संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं जाकर लोग एकजुट हुए, लोगों के विचार मिले, लोगों ने अपने प्रस्तावों को रखा, तब कहीं जाकर संविधान सभा बनी। तो आप सोचिए, जो हमारे देश को आजादी मिली, औपनिवेशिक शासन से हम जो मुक्त हुए, उसकी प्रक्रिया कितनी लंबी होगी। तो आज जो हम इस खुले स्वच्छंद वातावरण में जी रहे हैं, जिस पल को आज हम अनुभव कर रहे हैं, वो पल हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है, एक लंबी कहानी रही है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भाई हमारे पास अब संविधान सभा है। अब इस सभा के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने देश में रूल करने जा रहे हैं, इसके कायदे कानून को बनाने जा रहे हैं। तो अब इसके लिए चुनाव हुआ, 389 मेंबर, 389 मेंबर्स चुनकर आते हैं। याद रखिएगा
संविधान सभा के लिए मेंबर्स की संख्या कितनी रहती है? 389 मेंबर्स की संख्या रहती है, जिसमें से 292 जो मेंबर रहते हैं वो भारत में जो ब्रिटिश अधीन गवर्नर प्रांत थे, ब्रिटिश के अधीन जो गवर्नर शासन के अंतर्गत चलता था, उसमें से 11 प्रांतों में से चुनकर 292 मेंबर्स आते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मेंबर इन 11 प्रांतों से चुनकर आते हैं सर। कितना? 292 मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मेंबर्स। बाकी 4 मेंबर जो है वो चीफ कमिश्नरी से चुनकर आए थे, और वो कमिश्नरी क्या क्या थे उसको याद रखिएगा। रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सा कमिश्नरी के अंडर में था और कौन सा नहीं था। तो दिल्ली था, अजमेर मरवाड़ा था, कुर्ग था और ब्रिटिश बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कौन सा पार्ट? जो ब्रिटिश के अधीन था, यानी ब्रिटिश बलूचिस्तान। याद रखिएगा, दिल्ली, अजमेर मरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 पार्ट आपको याद रखना है। 93 जो मेंबर्स थे वो भारतीय रियासत से थे। याद रखिएगा, 93 मेंबर्स जो थे वो भारतीय रियासत के मेंबर थे। तो टोटल कितने हो गए सर? 292। ब्रिटिश प्रांत के अधीन 11 जो प्रांत थे उसके अधीन से, गवर्नर शासन के अधीन से 4 हो गए आपके जाकर चीफ कमिश्नर से, और 93 हो गए भारतीय रियासत से। तो कुल मिलाकर 389 मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं संविधान सभा में। अब इन मेंबरों का चुनाव कैसे किया गया था तो इसके बारे में जानेंगे। तो इन मेंबर में ना 10 लाख में एक प्रतिनिधि था सर। 10 लाख लोगों में एक प्रतिनिधि चुनकर, एवरेज हम बता रहे हैं कि 10 लाख लोगों में एक प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा की ओर से आया था। और ये कोई डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि नहीं था कि 10 लाख लोगों ने कोई वोटिंग से चुना था, नहीं। उस एरिया के जो फेमस पर्सन्स थे, जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया था, जो नेता के तौर पर उभर कर आए थे, उन्हीं लोगों को वहां से उठाया गया, और उन्हीं प्रतिनिधियों के बदौलत आज हमारा संविधान सभा गठित हुआ और संविधान बन पाया। तो कितने मेंबर थे? 389 मेंबर। हैदराबाद सर, गजब कहानी थी इसकी। हैदराबाद का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लेता इसमें। हैदराबाद को पसंद ही नहीं था शायद संविधान बनना। यहाँ इवन आजादी के बाद भी हैदराबाद के निजाम चाहते थे कि हमारा जो विलय है ना वो पाकिस्तान में हो जाए, पर हमारी ओर से पटेल थे। पटेल कहाँ मानने वाले थे? जहाँ पटेल रहते हैं वहां किसी और का चलना रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि वे वन मैन आर्मी थे। इंडिया का लौह पुरुष कहा जाता है। इसी कारण से पटेल की वजह से जो भारत था ना, 545 रियासतों को एक करके एक राष्ट्र बना था। इसीलिए तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर, नेशनल यूनिटी डे। तो ये समझिए कि पटेल की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि हम लोग इसको आगे के कोर्सेस में इन डिटेल्स पढ़ेंगे, पर आप इतना जान लीजिए 389 मेंबर्स का डिवीजन किस प्रकार से हुआ था। और हैदराबाद एक ऐसा राज्य था जो कोई भी प्रतिनिधि नहीं दिया था, देना ही नहीं चाहता था, प्रतिनिधि था ही नहीं वहां से। और फिर बाद में भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ तो पहला भाषाई राज्य भी हैदराबाद ही बना था। इसकी भी कहानी है जो आगे की क्लासेस में आपको क्लियर किया जाएगा। तो भाई याद रखिएगा, फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आ जाती है और भारत पाकिस्तान का डिवीजन हो जाता है। 3 जून 1947 को क्या आती है? माउंटबेटन योजना आती है और भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हो जाता है। भारत पाकिस्तान का सॉलिड बंटवारा हो गया भाई, और बंटवारे के बाद कुछ मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, कुछ मेंबर्स इंडिया में रह गए। तो इन 389 मेंबर्स में से 299 मेंबर जो थे वो इंडिया में रह गए और 90 मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो इस प्रकार से आज की क्लासेस में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई संविधान निर्माण की प्रक्रिया से लेके, संविधान सभा के गठन से लेकर भारत की स्वतंत्रता और मेंबर्स का डिवीजन तक कैसे हुआ। इस क्लास को आप 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। कमिंग डे हम लोग संविधान को और इन डिटेल्स में स्विच करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।